Hello guys, welcomes to all of you on my YouTube channel Physics by निकुंज सर। तो आज हम शुरू करने वाले अर्जुन सीरीज का पहला वीडियो जिसमें 50 MCQs का टारगेट रखा गया है और ये 50 MCQs तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें और इसमें जो जो नई ट्रिक्स सिखाई जाएगी, जो जो नए फॉर्मूलाज बताए जाएंगे, जो जो नए आइडियाज़ आएंगे, वो सारी चीज़ें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। व्हाट इज प्लेस? इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये किस में रखा हुआ है? पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तुम्हें पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है? KQ/R²। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R² है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे क्या होगा? जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर चार्ज से दूर जाने पे डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट रहती है। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इक्विडिस्टेंट नहीं है। तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसको रखा है? एक डायपोल को रखा है। और डायपोल में क्या होता है? +Q चार्ज एंड -Q चार्ज। हम सीक्वेंस लेफ्ट राइट कर सकते हैं, नो इश्यू। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्लोज टू द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज डिफरेंट है तो इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स भी डिफरेंट होगा। तो इस चार्ज पे मान लेते हैं कि जो फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है? टूवर्ड्स या अवे? इट विल बी अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज के लिए किस तरफ लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे दोनों फोर्स जो इस पे लग रहे हैं F1 और F2 वो सेम नहीं हो सकते। और वो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स तो जीरो होगा नहीं। अब नेट फोर्स तो जीरो नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इसको लीनियर कंसिडर करें तो यहां पे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी? या तो 0 डिग्री या फिर क्या होगा? 180 डिग्री। क्योंकि हम क्या देखेंगे कि P जो कि क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और E क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? और वो एंगल हमारा आ रहा है या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो हमारे पास फोर्स तो नॉन जीरो आ रहा है, लेकिन टाउ क्या आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस विल बी व्हाट? PE sin 0। तो दिस विल बी 0। टाउ 0 है, पर मान लो कि अगर इस डायपोल को हमने कुछ एंगल पे रखा हुआ है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है, इस पे एक डायपोल को कुछ एंगल पे रखा हुआ है, तो भी देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F2 और F1 वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब अभी भी हमारे पास F तो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। F तो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। टॉर्क हमारे पास पहले में कितना आया? 0 आया। लेकिन क्या अब टॉर्क 0 होगा? नहीं होगा अब टॉर्क। और अब अगर टॉर्क 0 नहीं हुआ इसका मतलब टाउ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा स्टेटमेंट क्या लग गया? टॉर्क मे बी 0। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? C। तो इसके साथ में कुछ और एडिशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और टॉर्क अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पे लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? PE sin थीटा। मतलब वेक्टर में क्या आएगा? साइन आएगा। वेक्टर में क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। अगर हम इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमारे पास U कितना होगा?
माइनस पीई कॉस थीटा होगा। क्या होगा? माइनस पीई कॉस थीटा होगा। लेकिन देखो पोटेंशियल एनर्जी के साथ में क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ में क्या आ रहा है? कॉस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट थिंग, बात करें वर्क डन की, तो किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से θ2 एंगल पे अगर हम घुमा रहे हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? पीई कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस θ2। ये हो गया हमारे पास किसका फॉर्मूला? वर्क डन का फॉर्मूला। अब इस पोटेंशियल एनर्जी से हमें पता चलता है कि कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो कॉस 0 कितना होगा? 1। कॉस 0 कितना होगा? 1। मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है उस टाइम पे इक्विलिब्रियम का टाइप कैसा होगा? स्टेबल होगा। इसके बाद में थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 180 की बात करें तो कॉस 180 हमारे पास कितना होता है? -1 होता है। कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है। और कॉस 180 अगर -1 है तो हमारे पास u मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि u कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और वो कितना आएगा हमारे पास? प्लस पी आएगा। तो इस कंडीशन में जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेबल की बजाय क्या हो जाएगा? अब अनस्टेबल हो जाएगा। ओके। और जब थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब हमने डायपोल को और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को क्या किया हुआ है? परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 कितना होगा? 0। और कॉस 90 अगर 0 है तो हमारे पास u कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये थर्ड टाइप का जो इक्विलिब्रियम आएगा वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि अ चार्ज क्यू इज इनसाइड ऑफ होलो सिलेंडर। एक चार्ज क्यू को होलो सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। इफ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कर्व सरफेस बी इज 5, मतलब ये जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस बना हुआ है इसके लिए फ्लक्स कितना है? 5 है। देन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस ए इज, तो मान लेते हैं कि ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका फ्लक्स तो हमें 5 दिया हुआ है। ये दोनों जो इसके ढक्कन है इनका फ्लक्स कितना है? 5 एंड कितना है? 5 है। राइट। लेकिन देखो ये जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है चार्ज? सेंटर पे। इसका मतलब ए और सी से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब हम 5 को कितना ले लेते हैं? 5 तो डेफिनेटली हमारे पास 5 भी कितना होगा? 5 ही होगा। और गॉस का लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू पास हो रहा फ्लक्स कितना होना चाहिए? 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू वॉट? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये 5 और 5 दोनों क्या है? सेम है। तो हमारे पास 5 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट -5 हो गया। तो 5 कितना आएगा हमारे पास? 1/2 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट -5। ये आ जाएगा फ्लक्स। ठीक है। अब फ्लक्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे तो हमारा आंसर ए हो गया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में ई ए कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो थीटा लेते हैं वो किनके बीच का एंगल होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ जा रहा है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो मिस्टेक काफ़ी बार यहाँ से होती है। तो जो थीटा एंगल है वो किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका नॉर्मल के बीच का एंगल है। नॉर्मल मतलब किसका हुआ? सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर। सो हमारा यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फिया होता है। क्या होता है? फिया। फिया कॉस थीटा हमें याद रखना है। अब गॉस के कुछ एप्लीकेशन थे। उसका पहला एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 2k लैम्बडा बाय
आर। दूसरा एप्लीकेशन तुमने देखा था चार्ज शीट वाला, और चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड तुमने देखा स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल में अंदर साइड में कोई चार्ज होता नहीं है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है हमारे पास, स्फीयर का रेडियस है। आउटसाइड क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये हो गया हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर का, ये किसका हो गया, शीट का, और ये किसका हो गया, वायर का। और ये कैसे हैं, तीनों ही यूनिफॉर्मली चार्ज किए हुए हैं। लेकिन 4 टाइप होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कैसा रहेगा, जो नॉन कंडक्टिंग होगा, या फिर सिंपली मेंशन किया जाए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो ऐसे स्फीयर में चार्ज क्या होगा, इनसाइड भी एग्जिस्ट करेगा। और जब ऐसे स्फीयर में चार्ज इनसाइड भी एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो इनसाइड आता है वो आता है हमारे पास के क्यू आर बाय आर क्यू। अब देखो शेल में क्या है, जीरो आ रहा है, लेकिन यहां पे जीरो नहीं है। वो जैसे जैसे तुम सेंटर से लेके सरफेस तक जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्मॉल आर है। बात करें सरफेस पे तो स्मॉल आर की जगह हमें क्या रख देना है, कैपिटल आर रख देना है। तो कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब में एक आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब ये तो कैसा बना हमारे पास, जैसा कंडक्टिंग स्फीयर है वैसा का वैसा फॉर्मूला आ गया। व्हाट अबाउट आउटसाइड, तो इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, तो ये तो हमारे पास के क्यू बाई क्या हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन साथ साथ में इनके ग्राफ भी देख लेते हैं कि शेल के लिए कैसा ग्राफ होगा। जब हमें शेल दे रखा है तो शेल में तुम्हारा ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का कि इनसाइड में देखो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो वो कैसी लाइन होगी, एक्सिस के साथ में लाइन होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे डिस्टेंस है। अब वो देखो जैसे ही तुम सरफेस पे जाते हो तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ये ग्राफ डॉटेड होके इस तरफ चला जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया, सरफेस के बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही सरफेस के बाहर जा रहे देखो ये स्मॉल आर आ गया, तो स्मॉल आर मतलब क्या होगा, जैसे जैसे तुम सरफेस से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये ग्राफ हुआ शेल का। लेकिन इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर का क्या होगा, इसमें ग्राफ कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि अंदर साइड में देखे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कैसा इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में सरफेस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ई इन प्रोपोर्शनल टू आर। ई इन क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है। लेकिन जैसे हम सरफेस के बाहर जाएंगे ये वापस क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो दो क्वेश्चन में हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें ये डिफरेंट डिफरेंट बोला गया। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें बोलेगी। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। क्योंकि हमें किसी चार्ज पे जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कितना फोर्स लगता है, फेक। F इज इक्वल टू क्यू ई, जिसको हमें याद कैसे रखना है, फेक करके ऐसा याद रखना है। तो हमारे पास A कितना हो गया, क्यू ई बाय
m हो गया। तो देखो एक्सेलरेशन तो दोनों का डिफरेंट होगा। रीजन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिफरेंट है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन देखो यहाँ पे मास क्या होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। तो डेफिनेटली क्या होगा, वो एक्सेलरेशन हमारे पास डिफरेंट आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिटी पॉजिटिव चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, अगर यहां पे देखा जाए तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास दे रखा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या आ रहा है, क्यू ई आ रहा है। क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है। ये दोनों क्या है, ई और ई। इसका मतलब देखो, एक तो मास से रिलेट कर रहा है और दूसरा हमें सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन दे रखा है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास बी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अ चार्ज बॉल बी हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड। एक बॉल को हमने सिल्क थ्रेड से हैंग कराया हुआ है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ लार्ज कंडक्टिंग शीट। ये हमें लार्ज कंडक्टिंग शीट दे रखी है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ शीट इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें सिग्मा प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है। तो देखो ये जो शीट है, इसके पास में क्या रखा गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ शीट प्रोपोर्शनल टू। उसके पास में हमने एक स्फीयर रखा है और ये स्फीयर पे मान लेते हैं कि हम कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो डायरेक्टली आउटवर्ड होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो डेफिनेटली फोर्स भी इसी तरफ होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। नाउ तो इलेक्ट्रिक फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, हमारे पास mg किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा स्फीयर का वेट। और इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा। अब देखो इस स्ट्रिंग को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये यहां से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो डेफिनेटली इसका एंगल यहां से भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो टी के कंपोनेंट आएंगे, टी के कितने कंपोनेंट्स आएंगे, दो कंपोनेंट, एक तो वर्टिकल के साथ में और एक हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा हमारे पास, टी कॉस थीटा, जो किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। और दूसरा उसका कंपोनेंट क्या आएगा हमारे पास, टी साइन थीटा आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बैलेंस करके रख रहा है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या हुआ, फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास टी साइन थीटा किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ये स्फीयर रखा हुआ है वो किसका है, इस शीट का है। किसका है, शीट का है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास टी साइन थीटा। दूसरा हमारे पास क्या है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, mg। दोनों को अगर डिवाइड करें हम तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टी तो कट जाएगा। तो रहा क्या हमारे पास, q सिग्मा 2 एप्सिलॉन अपॉन mg। तो देखो यहाँ पे q कांस्टेंट होगा, 2 एप्सिलॉन कांस्टेंट होगा, mg वेट फिक्स हो गया। तो हमारे पास क्या रहा, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब कितना हो गया, tan थीटा हो गया। क्या हो गया हमारे पास, tan थीटा। तो चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, tan थीटा। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना है, वायर का क्या होता है, 2k लैम्बडा बाय आर। चार्ज शीट का कितना है हमारे पास, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये अभी जो ग्राफ हमने पढ़ा था इसमें ही दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। किसका बोला गया, स्फेरिकल शेल का। और हमने देखा था स्फेरिकल शेल के अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, क्योंकि हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। कंडक्टिंग शेल होने की वजह से उस पर जो चार्ज होता है भले ही हम अंदर रखेंगे लेकिन वो कहाँ चला जाएगा, सरफेस की तरफ चला जाएगा। तो सरफेस पे चार्ज होता है लेकिन अंदर कोई चार्ज है नहीं।
और अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। सरफेस पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम के क्यू बाय आर स्क्वायर। और फिर हमारे पास कितना आएगा आउटसाइड के लिए, दैट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखो इसमें पहले जीरो वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है, दिस पोर्शन इज जीरो। तो सीधी बात है, यहाँ पर डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो हमारा आंसर क्या होता, उस कंडीशन में हमारा आंसर ए होता। लेकिन अभी के लिए हमारा आंसर क्या है, सी। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है हमें कि उसमें किस टाइप का स्फीयर मेंशन किया गया है। अगर इसमें थोड़ी सी भी तुम्हारी एरर हुई ना, मतलब क्वेश्चन गया, तो हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 charges are placed at vertices of square as shown in the figure. Then the electric field direction at the center is. तो ये देखो 4 चार्जेस रखे हुए हैं। इन 4 चार्जेस की वजह से हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर वाले पॉइंट पे कहाँ पे होगा, किसके पैरेलल आएगा, डीसी के पैरेलल आएगा, बीसी के पैरेलल होगा, एबी के पैरेलल होगा, या फिर एडी के पैरेलल होगा। तो देखो ये जो 4Q वाला चार्ज है उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो इस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड मतलब इस तरफ हुआ। तो ये आ गया हमारा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, 4Q का, और वो कितना होगा, K इंटू 4Q बाय आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस और सेंटर का सबका रेट सेम रहेगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं 2Q की, तो 2Q का क्या होगा, 2Q को इधर रखा हुआ है हमने इस जगह पे, तो उसका अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देखे तो डायरेक्शन ऐसे जाएगा इस तरफ, क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो उसका कितना हो गया, K2Q बाय आर स्क्वायर हो गया। फिर देखें Q का, तो देखो Q को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो Q का कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा रेडियली आउटवर्ड। तो Q का इस तरफ आ गया, दैट इज व्हाट KQ बाय आर स्क्वायर। 3Q को हमने यहाँ रखा हुआ है, तो 3Q का ऐसे जाएगा, सो 3Q की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, K 3Q बाय आर स्क्वायर। अब ज्यादा कौन सा है देखते हैं, देखो ये K 4Q बाय आर स्क्वायर इससे ज्यादा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इफेक्ट इधर आएगा कि नहीं आएगा, 4 में से 2 माइनस हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, K2Q बाय आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे KQ बाय आर स्क्वायर और K3Q बाय आर स्क्वायर में कौन सा ज़्यादा है, K3Q बाय आर स्क्वायर ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये किस तरफ जाएगा हमारा, इस तरफ जाएगा। तो दिस इज व्हाट K2Q बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये दोनों जो वेक्टर आ रहे हैं हमारे पास, उनको अगर यहाँ देखा जाए तो एक तो इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, दोनों क्या है, सेम है, तो डेफिनेटली क्या पास होंगे, बाइसेक्टर लाइन से पास होंगे। और बाइसेक्टर लाइन देखे तो वो किसके पैरेलल आ रही है, देखो CD के पैरेलल आ रही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं, अ सर्कल ऑफ रेडियस A has a charge density given by lambda equals to lambda naught cos square theta on its circumference, then what is the total charge on the circle। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो ये फर्स्ट में भी पॉजिटिव होगा, सेकंड में भी पॉजिटिव होगा, थर्ड में भी पॉजिटिव होगा और फोर्थ में भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स इस पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्या होगी, पूरे पे पॉजिटिव नेचर की होगी। ठीक है, इसकी वजह से तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा कि ये जो लैम्बडा है, हमें तो चार्ज पूछा है सिंपली टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज होगा क्या, Q बाय L।
तो Q बाय एल इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्बडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम किस में ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखो जो L हमने लिखा है उसका क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया जो कि कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा सबटेंड कर रहा है। कितना सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। तो हमारे पास लेंथ वाला पोर्शन तो यही आएगा, छोटा सा भाग, और वो छोटा सा भाग का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज भी उस पर कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। और जैसे ये इंटीग्रेशन में जाएगा तो ये क्यू बन गया। ठीक है, हम यहाँ पे ये चीज़ हटा देते हैं पहले, इंटीग्रेशन वाली, क्योंकि वो पर यूनिट लेंथ हमें मेंशन किया गया। ठीक है, तो व्हाट विल दिस बिकम, लैम्बडा नॉट डी एल कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्यू हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद में कितना आ जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी होगी टोटल सर्कल की, 2 पाई ए। लेकिन मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, जैसे हम साइन थीटा का, कॉस थीटा का, इनका पूरा सर्कल के लिए एवरेज लेते हैं तो वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की, हम बात करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की, अगर हम इनका एवरेज लेके चलते हैं तो वो कितना आता है हमारे पास, 1/2 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 मीन्स इसका एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम व्हाट, Q इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी व्हाट, पाई ए लैम्बडा नॉट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा होता तो भी आंसर यही आता, लेकिन अगर इनकी जगह साइन थीटा या कॉस थीटा होता तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। नेक्स्ट, द वर्क डन बाय चार्ज Q थ्रू डिस्प्लेसमेंट दिस इज। तो ये डेल्टा आर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, E1 IK प्लस E2 JK दे रखा है। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें सीधी चीजें गिवन है, तो हम फोर्स की जगह क्या लिख लेंगे, QE लिख लेंगे, और ds की जगह क्या लिख लेंगे, डेल्टा R लिख लेंगे। तो Q की जगह कितना है, कैपिटल Q गिवन है, E की जगह कितना गिवन है, E1 IK प्लस E2 JK डॉट डिस्प्लेसमेंट में कितना दे रखा हमें, AIK प्लस BJK। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो E1A हो जाएगा, क्योंकि I वाला I से मल्टीप्लाई होगा, J वाला J से मल्टीप्लाई होता है, और K वाला K से मल्टीप्लाई होता है। तो J से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, ये E2B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर चार्ज। ठीक है, दो मेटेलिक स्फीयर जिनका रेडियस R1 R2 उनको चार्ज किया गया है। नाउ दे आर ब्रोट इन कॉन्टेक्ट विथ एच अदर conducting wire and then separated. If the electric field on their surfaces are E1 and E2 respectively, then find out. जब दो बॉडी को कांटेक्ट में हम लाते हैं, या तो फिजिकल कांटेक्ट या फिर किसी वायर के थ्रू कांटेक्ट में जब लाते हैं, तो उनमें चार्ज का फ्लो होता है। और चार्ज के फ्लो होने का मेन रीजन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब हमने उन दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में या फिर किसी वायर के थ्रू कांटेक्ट में ला दिया, तो उनमें चार्ज का फ्लो कब स्टॉप होगा, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे तब स्टॉप होगा, दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब स्टॉप होगा, नहीं। उनमें चार्ज का फ्लो तब स्टॉप हो जाएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो फ्लो स्टॉप्स जब क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या होगा, V2 होगा। और V1 इक्वल टू V2 मतलब क्या हो गया, KQ बाय R1 इक्वल टू वॉट, KQ2 बाय R2। तो हमारे पास Q1 बाय Q2 कितना आया, R1 बाय R2 आया। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन हमें उन्होंने क्या पूछा है, क्या हमें चार्ज का रेशियो पूछा है, नहीं। उन्होंने हमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। तो E1 बाय E2, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर।
तो यहाँ पे E1 क्या हो जाएगा हमारा, KQ1/R1 स्क्वायर। E2 क्या हो जाएगा, KQ2/R2 स्क्वायर। तो K से K कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, Q1/Q2। R2 स्क्वायर क्या होगा, ऊपर जाएगा, R1 स्क्वायर क्या होगा, नीचे आएगा। तो क्या रहा हमारे पास, Q1/Q2 की जगह क्या आ जाएगा, R1/R2 आ गया। और यहाँ पे कितना हो गया, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो देखो एक R2 से R2 कट गया और एक R1 से R1 कट गया, तो सर आंसर विल बी व्हाट, R2/R1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, figure shows variation of V with respect to R. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज R इक्वल टू 5 मीटर। देखो 5 मीटर मतलब कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। अब देखो हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, लेकिन ग्राफ किसका दिया है, वोल्टेज और पोजीशन का दिया। तो तुमने एक फॉर्मूला देखा होगा, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, जिसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो आता है ई डी आर। इसको याद रखना था तुम्हें, क्या, वेदर। क्या करके याद रखना है, वेदर करके याद रखना है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डीवी बाय डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, माइनस ऑफ डीवी बाय डी आर। अब हम देखते हैं वोल्टेज में क्या चेंज आ रहा है और देखते हैं पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि हमें वैल्यूज कहाँ कहाँ गिवन है, देखो इस जगह पे गिवन है और इस जगह पे गिवन है। अब कोई ये सोचेगा सर वैल्यू तो 4 और 6 पे गिवन है, लेकिन हम 5 पे निकालना चाहते हैं। तो देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, 4 से लेके 6 में अगर हम देखें तो उसका स्लोपिंग क्या है, डाउनवर्ड है, और स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहीं भी चेंज नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है। तो हम चाहे इस पॉइंट पे निकाले, हम चाहे यहाँ निकाले, हम चाहे यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, कहीं भी निकाले इस लाइन पे, सब जगह क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो पोजीशन में कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, 6 से लेके 4 तक, तो कितना हो गया, 6 माइनस 4 हो गया। वोल्टेज में देखें तो देखो वोल्टेज 6 पे आके कितना हो गया, 0, और 4 पे कितना है, 5 है। तो डेफिनेटली हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, 0, और इनिशियली कितना है, 5 है। तो 0 माइनस 5 इज व्हाट, -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5/2, तो ये कितना हो गया, 2.5 वोल्ट पर मीटर। सो योर आंसर विल बी व्हाट, ए। अब देखो इन्होंने आगे नेगेटिव साइन भी दिया हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे बस उनको फॉर्मूला पता होता है, लेकिन मिस्टेक क्या करेंगे, नॉर्मल सी मिस्टेक, वो साइन भूल जाएंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे ही तुम्हारा यहाँ साइन गया तो देखो ऑप्शन भी चेंज होगा। सो यू मस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है वेदर, लेकिन ये वेदर फॉर्मूला किसके लिए याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। जैसे चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज, जिसके लिए E क्या होता है, KQ/R², मतलब वो R पे डिपेंड कर रहा है, तो वो इसमें यूज आएगा। दूसरा क्या होगा, स्ट्रेट वायर, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2K λ/R होता है, तो वहाँ भी R पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें स्फीयर की, तो डेफिनेटली उसमें भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द चार्ज शीट, चार्ज शीट में तो ऐसा होता नहीं। चार्ज शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, σ/2ε0। ये तो यूनिफॉर्म है, कैसा है ये, यूनिफॉर्म है। और ये यूनिफॉर्म है तो इसके लिए हम सिंपली क्या प्रेफर करते हैं, वेद प्रेफर करते हैं। V इक्वल टू व्हाट, ED। सिंपली वेद से हमारा आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स एज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्लेट B विथ रिस्पेक्ट टू A इज व्हाट। क्या होगा B का A के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखते हैं, dV इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने पढ़ा, माइनस ऑफ क्या होता है, E.dr होता है ना। अब देखो ये dV क्या है, V ऑफ B माइनस V ऑफ A, और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A से B की तरफ जाते हैं, EDR। तो मुझे बताओ V ऑफ B माइनस V ऑफ A मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। हम जा कहाँ से कहाँ रहे हैं, A से B की तरफ ही जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और
हमारा जो मूवमेंट है वो दोनों क्या हुआ, पैरेलल हुआ। दोनों मूवमेंट क्या हुआ, पैरेलल हुआ, मतलब ई और डी आर दोनों क्या है, पैरेलल आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ई को बाहर ले लिया तो डी आर का सिंपली क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया हमारे पास, माइनस ई डी हो गया। सो दिस डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट्स के इस टाइप के चिपिया टाइप प्रॉब्लम्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, चिपिया टाइप क्वेश्चन। सो उनका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में तुम्हें पता है सी इक्विवेलेंट, सीरीज में देखे तो क्या होता है 1/C1 + 1/C2 एंड सो। ये किसका कॉन्सेप्ट है, सीरीज का। और पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है। सी इक्विवेलेंट क्या आता है, C1 + C2 + एंड सो ऑन आता है। तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में तुम्हें इक्विवेलेंट निकालना होता है उन दो प्लेट को फिक्स कर लो। तो हमें ये दो प्लेट ले ली, इसको हम क्या बना देते हैं, पॉजिटिव, और इसको हम क्या बना देते हैं, नेगेटिव। तो हमें एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा। तो देखो ये जो प्लेट है, इसमें प्लेट नंबर 1 उस पर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। आउटसाइड दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस पे चार्ज गया कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। दूसरी चीज़ बात करते हैं इसकी, जो 2 और 3 प्लेट्स हैं, इन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ भी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है। अब देखो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर बन रहा है, ये एक पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर बन रहा है, लेकिन ये दो तो बन ही नहीं रहे। तो ये दोनों कैपेसिटर नहीं बनाएंगे, लेकिन ये दोनों कैपेसिटर बनाएंगे। तो अब कैसे बनाएंगे, देखो ये जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, ये प्लेट ए की वजह से बन रहा है और ये प्लेट बी की वजह से बन रहा है। तो हमें पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। तो हमने एक प्लेट को किससे कनेक्ट कर लिया, पॉजिटिव से, और दूसरे प्लेट को किससे कनेक्ट कर लिया, नेगेटिव से। देखो ए पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, बी ये बीच वाला बना ही नहीं रहा। अब देखो ये किसका प्लेट आ रहा है, पॉजिटिव का, तो ये ए का हो गया, और ये किसका प्लेट आ रहा है, बी का आ गया। तो ये भी एक पॉजिटिव और बी नेगेटिव बना रहा है। तो ये पॉजिटिव का प्लेट हो गया, ये नेगेटिव का प्लेट हो गया। कनेक्शन कैसा हुआ, पैरेलल कनेक्शन। तो दोनों सेम ही होंगे, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C + C मतलब 2C। और क्या होता है वो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε0 A/d होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक वगैरह रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है उससे, E = E0/k हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, पैरेलल प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, V0/k हो जाता है। इसके बाद में और क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, C = क्या हो जाएगा, Kc0 हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड क्या थी तुम्हारे पास, U = ½ CV²। एनर्जी डेंसिटी क्या थी, स्मॉल u = ½ ε0 E² था। जब हम कोई मेटेलिक प्लेट रखते हैं तो मेटेलिक प्लेट के लिए हमारे पास K कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर उस मेटेलिक प्लेट से पूरे कैपेसिटर को अगर भर दिया तो तुम्हारा C कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन मान लो कि उस मेटेलिक प्लेट को, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर तुमने थोड़ा सा रखा उसमें T से, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C ε0 A d - t + t/k होता है। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं, उनके बीच के सेपरेशन को डिवाइड करते हैं। और जब भी सेपरेशन का डिवीजन होता है तो हमारे पास सीरीज कनेक्शन बनता है। कैसा कनेक्शन बनेगा, सीरीज कनेक्शन। लेकिन जब भी प्लेट को पैरेलली डिवाइड किया जाता है, इस तरीके से, दो इस तरीके से भरे हुए हैं, तो इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, देखो प्लेट का एरिया डिवाइड हो रहा है।
और जब भी प्लेट का एरिया डिवाइड होगा तो वो कनेक्शन बनेगा तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन। कैसा कनेक्शन बनेगा? पैरेलल कनेक्शन। ये चीजें ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। A wire of 18 ohm resistor is bent in a circle. Find the effective resistance between A and B. एंगल AOB दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दे रखा है हमको? AOB दिया हुआ है 60 डिग्री। अब AOB 60 डिग्री अगर हमारे पास है तो हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहली चीज देखो AB, इस A पॉइंट को देखें और इस B पॉइंट को देखें तो ये वाला वायर ऐसे जा रहा है और दूसरा वाला वायर यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस हुआ और एक रेजिस्टेंस ये हुआ और दोनों को हमने A और B के बीच में कनेक्ट किया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये पैरेलल कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है ये? पैरेलल कनेक्शन है। तो हमें किसका निकालना पड़ेगा? ACB का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और ADB का रेजिस्टेंस निकालना आएगा कैसे? क्योंकि देखो ये बना रहा है कितना एंगल? 60 डिग्री एंगल। तो इसका लेंथ 60 डिग्री से आ जाएगा क्योंकि L इज इक्वल टू तो क्या होता है? R थीटा होता है कि नहीं होता है? तो डिपेंड किस पे कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो 18 ओम रेजिस्टेंस किसका है? पूरे वायर का। मतलब 360 डिग्री एंगल के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना है? 18 है। तो मुझे बताओ 60 के लिए कितना आएगा? 60 बाय 360 इंटू 18 हो जाएगा। तो देखो 60 बाय 360 मतलब कितना हो गया? 1/6 और 18 बाय 6 मतलब कितना हो गया? 3 ओम। तो कितना आ गया हमारे पास? 3 ओम आ गया। फिर अगर ये 60 है तो ये दूसरा कितना बचा? 300। कितना बचा? 300। और कोई दिमाग लगाए तो सीधा निकाल सकता है, ठीक है, कि पूरे का रेजिस्टेंस कितना था? 18 था। 3 हमारे पास एक पार्ट में, तो दूसरे का सिंपली कितना हो जाएगा? 18 माइनस 3 मतलब 15 ओम हो जाएगा। अब देखो 3 ओम और 15 ओम किस में कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्शन में। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/15। एलसीएम कितना आएगा? 15। तो ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 1। इसका उल्टा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 15/6 मतलब 2.5। ये कर सकते हो ऐसा रेसिप। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है एमसीक्यू के लिए कि 1/R इक्विवेलेंट, इसमें काफ़ी बार तुम रेसिप्रोकल करना भूल जाते हो, तो ये छोटी छोटी एरर्स होती है। तो दो रेजिस्टेंस के लिए मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू 15 अपॉन कितना हो गया? 3 प्लस 15। तो कितना हो जाएगा? 45/18। इसको 9 से कट करोगे तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2.5। मीन्स एक सीरीज है, दो रेजिस्टेंस उसके साथ में पैरेलल में दे रखे, तो सीरीज प्लस डायरेक्टली लगा के सीरीज बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो वहां पे तुम्हारी स्पीड बूस्ट करेगी। बाकी तुम एक बार पैरेलल निकालोगे, इसके बाद में फिर से सीरीज का फॉर्मूला लगाने जाते हो, तो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है। और हमारे पास देखो टाइम बहुत कम होता है एग्जाम टाइम पे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए। सो हमें अपनी स्पीड को भी बूस्ट करना है। अब देखते हैं इसमें, इन द सर्किट शोन द करंट इन 1 ओम रेजिस्टर इज, हमें ये वाले रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना है 1 ओम वाले में। तो हम हमेशा ये ट्राई करेंगे कि जो भी चीज़ हमें गिवन होगी उसमें इस टाइप के सर्किट के लिए तो हम प्रेफर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट हम कहाँ से सप्लाई लें? जो ज़्यादा वोल्ट की बैटरी। तो ज़्यादा वोल्ट की बैटरी से हम करंट की सप्लाई अगर कंसिडर करेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शन और वैल्यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। तो लेट्स सी इन दिस, कुछ देखते हैं। सबसे पहली चीज़ रूल्स देख लेते हैं किरचॉफ के। रेजिस्टेंस के थ्रू अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो हम क्या लेते हैं? प्लस IR लेते हैं। सेम मतलब पाथ और डायरेक्शन दोनों सेम हो। फिर अगर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की डायरेक्शन में अगर तुम अपोजिट जा रहे हो, मतलब तुम्हें रास्ते में जा रहे हो और रेजिस्टेंस में करंट और तुम्हारे जाने का दोनों तरीका अपोजिट मिल रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या लेना है? -IR लेना है। बैटरी के लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर हम जा रहे हैं तो उसमें क्या लेते हैं? +V लेते हैं।
और अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, माइनस भी लेते हैं। ये 4 किरचॉफ के सेकंड लॉ के रूल हैं जो हम सर्किट में अप्लाई करते हैं। तुम्हें ध्यान होगा किरचॉफ का जो रूल है, फर्स्ट रूल किस पे बेस है, चार्ज कंजर्वेशन पे। सेकंड रूल किस पे बेस है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। लेट्स सी दिस, मान लो कि बैटरी है, इसने करंट सप्लाई किया, कितना, आई सप्लाई किया, ये आई करंट यहाँ पे पहुंचा। अब देखो यहाँ पे 2 डिवीजन आ रहे हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, इसके थ्रू करंट I1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, I माइनस I1 जाएगा। ठीक है, अब ये PQ में हमें फाइंड आउट करना है। इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं और इसको D ले लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास लूप अप्लाई होगा कि कौन सा, APQD। तो AP में अगर हम देखें तो देखो A टू P जब जा रहे हो तुम, तो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन और तुम्हारा पाथ दोनों क्या है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या आएगा, हमारे पास 2I आएगा पॉजिटिव। फिर P टू Q जब जा रहे हो तो सेम थिंग है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 3I1 हो गया। फिर Q टू D जा रहे हो तो कितना हो गया, 3I हो गया, क्योंकि अब करंट कितना हो जाएगा, देखो ये वाले पाथ में वापस I आ जाएगा, क्योंकि देखो ये I माइनस I1 घूम के आएगा वापस। तो यहाँ पे जब ऐड होगा तो I1 कट जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, I आ जाएगा तुम्हारा। इज इक्वल टू, अब बैटरी के कहाँ से जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो 9 आ गया। तो कितना बना इक्वेशन, 5I प्लस 3I1 इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लूप अप्लाई करते हैं, PBCQ। तो PBCQ में क्या होगा, P टू B, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो गया, +6। B से C में कुछ है ही नहीं। C से Q में देखो क्या जा रहा है, 3 ऑफ I माइनस I1। फिर Q टू P में देखें तो 1 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, थिंक 2I, हाँ यहाँ पे 1I आएगा, इट्स टेकन बाय मिस्टेक, दिस इज सिंपली I1। ओके, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3I1 की जगह 1I1 हो गया। तो 5I प्लस I1 आ गया, तो 3 ऑफ कितना हो गया हमारे पास, I माइनस I1 हो गया। और Q टू P अगर हम जा रहे तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस I1 हो जाएगा। तो द इक्वेशन बिकम व्हाट, 3I, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3I1 होगा, माइनस I1 कितना हो गया, माइनस 4I1 हो गया, 6। अब देखो हमें क्वेश्चन के पर्पस के लिए क्या चाहिए, 1 ओम के थ्रू चाहिए, तो हमें सिंपली वैल्यू किसकी चाहिए, I1 की चाहिए। तो हम ये ट्राई करते हैं कि हम किसको हटा दें, I को हटा दें। किसको हटा दें, I को। तो हम फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15I प्लस 3I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 27। और इसको हम किससे करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी ये हो जाएगा 15I, 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, माइनस 20I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। एलिमिनेशन कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 23I1, और ये कितना हो गया, -3 हो गया। तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, -3/23, तो ये आएगा 0.13। लेकिन ये आ रहा है नेगेटिव। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर करंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। देखो हम जो सर्किट लेते हैं, अगर उसमें हमारे करंट की डायरेक्शन रॉन्ग है, अपोजिट है, तो उस टाइम पे हमारा करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हमने करंट का डायरेक्शन P टू Q लिया है, तो सर्किट में जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा होगा वो किस तरफ जा रहा होगा, Q टू P जा रहा होगा, ना कि P टू Q जा रहा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, Q टू P हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी C, 0.13 एम्पियर, बट दिस विल बी फ्रॉम Q टू P। क्यों, क्योंकि देखो साइन नेगेटिव आ रहा है और हमने क्या लेके रखा है, P टू Q लिया हुआ है, दैट इज I1। नेक्स्ट देखो, 2 टर्मिनल के बीच में चीजें दी हुई है, इसको डायरेक्टली कैसे करना है, VAB होता क्या है। देखो यहाँ पे तुम रजिस्टर के थ्रू जा रहे हो तो कितना हो जाएगा, 2 × 2। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव की बैटरी आई हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, +3, क्योंकि बैटरी तो हेल्पफुल कंडीशन में, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड नेगेटिव है। और 1 ओम के थ्रू कितना करंट जाएगा, 2 जाएगा, तो 1 × 2 हो गया। तो 4 + 3 +
2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 वोल्ट हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट +9 वोल्ट। मतलब करंट जो जा रहा है वो ए से बी जा रहा है और बैटरी जो बीच में लगी हुई है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले है, नेगेटिव टर्मिनल बाद में, तो वो हेल्पफुल कंडीशन में। नेक्स्ट थिंग, a wire carrying a current I is placed in a uniform magnetic field in the form of curve Y A sin pi x by L 0 x to 2L force acting on the wire is। देखो अब कुछ बच्चे इसमें सोचते क्या हैं कि ये वायर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो उनको दिमाग में आता है साइन वेव, पॉजिटिव नेगेटिव टोटल मिला के 0 हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई वायर ऐसा रैंडम शेप में दिया होता है, जब भी कोई वायर इस तरीके से रैंडम शेप में दिया होता है, तो उसमें एक चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि वो इसकी इस लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो वेक्टर रूल फॉलो करता है। तो उसकी लेंथ हम क्या लेके चलेंगे, इनिशियल टू फाइनल लेके चलेंगे। मतलब हम इसमें ये वाला लेंथ लेंगे पूरा, दिस लेंथ विल बी टेकन। इसका इफेक्ट ये आया, इसका इफेक्ट ये आया, मतलब ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रेट वायर की तरह। तो हमारे पास एक वायर हो गया, देखो ये 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 2L पे जा रहा है, मतलब 2L लेंथ का वायर है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड और इसमें करंट इस तरफ जा रहा है। तो हमारे पास फोर्स क्या होता है, बिल होता है। तो B हो गया, I हो गया और लेंथ कितनी हो गई, 2L हो गई। तो ये कितना हो गया, 2 बिल हो गया। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, C, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर इसको ऐसे दिया होता कि ये आधा पार्ट ऐसे दिया होता और आधा पार्ट ऐसे दिया होता, इसके अबाउट, ये सेंटर लाइन है, कोई वायर नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन का इफेक्ट इस तरफ आता, मतलब उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगता, लेकिन इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, ऊपर वाले और नीचे, तो इसका इफेक्ट इधर आता। तो दोनों में फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती, तो बिल माइनस बिल हो जाता। इसका मतलब किसी भी क्लोज लूप को, देखो यहाँ पे करंट पूरा क्लोज लूप बना रहा है, जब किसी क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। किसको, क्लोज लूप को। क्या याद रखना है, क्लोज लूप, ठीक है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस एट विच मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड at the center of coil carrying current is I and radius R is 1/8। तो हमें सेंटर का और एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/8। फाइंड द डिस्टेंस एट विच मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज व्हाट, दिस इज 1/8। तो B to B नॉट इज व्हाट, 1/8। मतलब B कहाँ पे हो गया, एक्सिस पे हो गया, B नोट कहाँ पे हो गया, सेंटर पे हो गया। हमें एक्सिस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, म्यू नॉट IR² अपॉन कितना होता है, 2R² प्लस x² की पावर 3/2 डिवाइड बाय कितना हो गया, म्यू नॉट I/2R। ये कहाँ पे होता है, सेंटर पे। दिया कितना है, 1/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट I कट जाएगा, ये R ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, R³ हो जाएगा। और यहाँ पे देखो R² प्लस x² को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो वहाँ आ रहा है 1/2 और इस पूरे का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 है, क्या है, 3/2 है। तो ये कितना बन जाएगा, R अपॉन रूट ऑफ R² प्लस x² का क्यूब हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 1/2। और हमको पता है कि क्या होता है, बेस सेम हो तो पावर भी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पावर सेम है तो बेस सेम होना चाहिए। तो क्या आएगा, R अपॉन रूट ऑफ R² प्लस x² किसके बराबर होना चाहिए, 1/2 के बराबर होना चाहिए। 2 को इधर मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 2R, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R² प्लस x²। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4R², और ये कितना हो गया, R² प्लस x²। R² इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया, 3R² इज इक्वल टू x²। सो x इज इक्वल टू वॉट, प्लस माइनस
√3r। लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड, सो आंसर विल बी व्हाट, √3r। ठीक है। सेंटर पे हमारे पास अगर हम पूरा लूप लेते हैं तो हमारे पास करंट अगर जा रहा है, रेडियस उसकी कितनी है, r है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, μ0I/2r। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, सर्कुलर लूप के लिए हो गया। लेकिन अगर इसका छोटा सा कोई सेक्शन ले रखा है, एक टुकड़ा ले रखा है छोटा सा थीटा, तो उसमें कितना होगा, μ0I/2r तो होगा। देखो पूरे सर्कल की वजह से इतना है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं, तो थीटा अपन कितना हो जाएगा, 2π। अब देखो थीटा की जगह 2π आएगा तो 2π/2π कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो फॉर्मूला वही आ गया हमारे पास। तो जितना एंगल है बस उसके इफेक्ट से डाल देना। डायरेक्शन किससे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। लूप बन रहा है, कैसा बन रहा है, लूप, तो फिंगर को हम लूप में घुमाएंगे तो थंब हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो 17 क्वेश्चन फिनिश हुए। अब आगे बढ़ते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई। अब देखो पहली चीज तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में एरर करते हैं। देखो यहाँ ध्यान देना, हमें क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा हुआ है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, डेफिनेटली वेरी हाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उसके थ्रू जो करंट पास होता है वो क्या होता है, मिनिमम पास हो। तो वोल्ट मीटर के लिए तुम्हारे पास हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/Ig-G। और जिसको हम n फॉर्मेट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास, n-1 × G आता है। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी स्मॉल, बिल्कुल सही बात है ये तो। जैसे आइडियल वोल्ट मीटर रहते तो इनफाइनाइट हो जाता है, आइडियल अमीटर लेते तो जीरो हो जाता है, क्योंकि अमीटर का कनेक्शन कैसा रहता है, सीरीज कनेक्शन रहता है। तो उसमें तो शंट बोलते हैं, तो उसमें शंट में क्या आता है हमारे पास, Ig/G/I-Ig। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, G/n-1 बन जाता है। अब इन्होंने क्या दे रखा, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तो बिल्कुल बकवास बात है। अमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एंड करंट पासिंग थ्रू विच इज इट्स मेजर्ड। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो डेफिनेटली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट रॉन्ग होना ही करेक्ट आंसर है हमारा, बिकॉज इसमें क्या पूछा गया है, रॉन्ग ही पूछा गया। नेक्स्ट, 100 milliampere current was passing through galvanometer 1000 ohm. It shows full deflection. To convert ammeter 1 ampere required shunt is what? तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। और n क्या है कि हम गैल्वेनोमीटर को किस ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो 100 मिली एम्पेयर को हम किस में बनाना चाहते हैं, 1 में बनाना चाहते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, I/Ig। और व्हाट इज I, 1। व्हाट इज Ig, 100 × 10⁻³ मतलब 0.1 हो गया। और 0.1 मतलब कितना हुआ, 10 हुआ। कितना हुआ, 10। हमें क्या पूछा है, शंट रेजिस्टेंस। और शंट रेजिस्टेंस क्या होगा, G/n-1। इट मीन्स 1000 डिवाइड बाय 10-1 इज व्हाट, 9। तो 1000/9 कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 111.11। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, टी। तो ये इसका हो गया। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम किसी लूप में रखते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा। इसको याद कैसे रखना है, तेरे बिना साइन थीटा। क्या हो जाएगा, तेरे बिना साइन थीटा। फिर यहाँ पे ये जो ईना है उसको हमें क्या बनाना है, मीना बनाना है। क्या बनाना है, मीना। और ये क्या है हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट है। क्या है ये, मैग्नेटिक मोमेंट है। और ऊपर वाला क्या था, टॉर्क था। ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें एक और चीज़ें बता देते हैं। तुम्हें पता होगा करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी जो हम इन दोनों के लिए डिसाइड करते हैं गैल्वेनोमीटर में। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, जैसे हम K थीटा इज इक्वल टू बैंक लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी,
के थीटा इज इक्वल टू बी ना, टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क हमारे पास बीना हो जाता है, तो यहां पे आई बाय थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, के बेन। तो ये करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है, इसको याद रखना है, जी के बेन। और इसका उल्टा अगर हम करते हैं, थीटा बाय आई मीन्स डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो वो होता है हमारे पास बैंक। क्या होता है, बैंक। और इसको हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, करंट सेंसिटिविटी। इसके बाद में अगर हम इसको ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट राइट में थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा बाय आई आर, मतलब ये क्या बन गया, वी बन गया। तो थीटा बाय वी मतलब करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज मतलब क्या हो गया, बैंकर हो गया। क्या हो गया, बैंकर। और इसको बोला जाता है क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। मीन्स बैंक किससे है, करंट सेंसिटिविटी से, बैंकर किससे है, वोल्टेज सेंसिटिविटी से। सो नेक्स्ट वन, two concentric rings are kept in the same plane. Number of turns in both rings is 20. The radius are 40 cm and 80 cm and they are carrying current 0.4 ampere and 6 amp respectively in mutually opposite direction. तो दो रिंग है, एक इस तरीके से है, दूसरी इस तरीके से। दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट जा रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। और दूसरे में जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई टू बाय 2r2। लेकिन देखो दोनों में बोला क्या गया है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपोजिट ही आएगा, सीधी बात है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, माइनस होगा, B1 माइनस B2। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ें कॉमन है, म्यू नॉट एन बाई 2 कॉमन है। I1 कितना है हमारे पास, पहले वाले में 0.4, उसका रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 0.4। R1 इज इक्वल टू 0.4, और ये कितना है R2 80 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 0.8 माइनस ऑफ 0.6 डिवाइड बाई कितना हो गया 0.8, और बाहर म्यू नॉट। व्हाट इज एन, 20 बाई कितना हो गया 2, 0.4 अपॉन 0.1 इज व्हाट 1 आ गया, 0.6 अपॉन 0 पॉइंट हटा मतलब 6/8, 3/4, तो ये कितना हो गया 0.75। तो 1 माइनस 0.75 इज व्हाट 0.25, 0.25 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.25 इंटू 20 कितना होगा, बोलो बोलो, 1/4, 5/2, so that is what 2.5 mu naught is correct answer। यही नहीं ऐसा आंसर कहीं भी। So where is the error, mu naught n is what 20, तो 20/2 is 10, 10 और हाँ इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। So magnetic field should be what 2.5 mu naught, ठीक है। Next thing, a bar magnet of length L, pole strength P and magnetic moment M is split into two equal pieces of each length. The pole strength of each piece is respectively and what। देखो हमारे पास एक मैग्नेटिक बार है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m, उसका पोल स्ट्रेंथ कितना है p, p इधर p इधर। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, L/2 पोर्शन में स्प्लिट कर दे रहे हैं। तो देखो इसको इस तरीके से अगर काटेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया L/2 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया L/2 हो गया। अगर इसको दो भाग में डिवाइड कर लिया इक्वली तो क्या चेंज आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है हमारे पास, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है।
मतलब m इंटू टू एल हुआ पहले वाले का, इन्होंने l/2 में डिवाइड किया है, इसका मतलब इन्होंने लेंथ कितना लेके चला है, l लिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, p इंटू एल हो गया। लेकिन अब जो m डैश होगा वो कितना हो जाएगा, p इंटू l/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, m/2। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा, लेकिन देखो पोल स्ट्रेंथ की साइज वगैरह पे कोई फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, और उस पर कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ होगा लेकिन पोल स्ट्रेंथ वैसी की वैसी ही रहेगी। सो योर आंसर विल बी व्हाट, बी। तो इसको सेम टू सेम हम ले सकते हैं, साउथ पोल को हम क्या लेके चलते हैं, माइनस पोल स्ट्रेंथ की तरह लेके चलते हैं, जिसको क्यू माइनस क्यू एम से दिखाया जाता है। नॉर्थ पोल को हम एज अ पॉजिटिव चार्ज की तरह लेते हैं, तो उसको क्या दिखाया जाता है, प्लस क्यू एम दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तुम्हें याद होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इसमें भी माइनस क्यू एम से प्लस क्यू एम, मतलब किस तरफ हुआ, साउथ से नॉर्थ की तरफ हुआ, किस तरफ हुआ, साउथ से नॉर्थ की तरफ हुआ। नेक्स्ट थिंग, इसमें हमारे पास डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू टू एल है, वहां पे कितना था, q इंटू टू एल था, तो सिर्फ चेंज किसका आया, मैग्नेटिक चार्ज का, और वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ है हमारे पास। टॉर्क का फॉर्मूला एज इट इज है जो मैग्नेटिक फील्ड में आया, ठीक है। अब मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस, ठीक है, इसका मतलब हमें m गिवन है, कितना, 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, डायपोल ऑफ वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, व्हाट इज द वर्क डन इंक्रीजिंग 30 डिग्री टू 45 डिग्री, मतलब हम इसको θ1 इक्वल टू 30 से θ2 इज इक्वल टू 45 पे घुमा रहे हैं, तो वर्क कितना होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या फॉर्मूला था, PE cos θ1 माइनस cos θ2, तो P क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, दैट बिकम व्हाट, cos θ1 माइनस cos θ2। सो व्हाट इज M, 5, व्हाट इज B, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, व्हाट इज cos θ1, cos 30, एंड दिस इज व्हाट, cos 45, ठीक है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसका कैलकुलेशन कर लेना है, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35, cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 मतलब कितना हो गया, 0.866, और cos 45 1/√2 0.707, तो इसको 0.7 ले ले तो ऑलमोस्ट ये कितना हो जाएगा, 0.17, और 0.17 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 17, मतलब ये ऑलमोस्ट इसके बराबर आएगा, 5.56 के आसपास। Let's see next. A magnetic needle is placed in a uniform magnetic field. Font size is very small. Just wait. अब बराबर है. A magnetic needle is placed in a uniform magnetic field in 4 different positions as shown in the figure. Decreasing order of potential energy is. हमें potential energy का decreasing order पूछा है, और हमें पता है कि potential energy क्या होती है, -mb cos थीटा होती है। जहां पे cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगी, वहां पे ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो इसमें एरिया वेक्टर इस तरफ दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दे रखा है, मतलब इसमें थीटा कितना है, 180 फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में 180 मतलब यू कितना हो गया, एम बी हो गया, प्लस एम बी। फिर देखते हैं, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है 2 वाले में, तो 2 वाले में तो कितना हो जाएगा, यू 0 हो जाएगा। थर्ड वाले में देखो कुछ एंगल बन रहा है, लेकिन ये अक्यूट एंगल है, तो अक्यूट एंगल है तो डेफिनेटली क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है ना, लेकिन ये माइनस एम बी से थोड़ा कम होगा। फोर्थ वाले में देखो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो 120 के आसपास बन रहा है, मतलब जस्ट हम कंसिडर करें 180 से क्या है, कम है, तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास, आएगा तो प्लस में डेफिनेटली, लेकिन कॉस थीटा होगा। रीजन क्यों, प्लस एम बी से थोड़ा कम होगा, क्यों, क्योंकि एंगल छोटा है। जैसे मान लो कि मैंने -1/2 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, +mb/2 आ जाएगा, किसमें, फोर्थ वाला में।
तो हम क्या वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसमें मान लो कि इसमें हमने 30 डिग्री ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, -mv/2। अब बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम किस में है, थर्ड वाले में, तो थर्ड लास्ट में एक में ही आ रहा है। और सबसे ज़्यादा किस में है, फर्स्ट वाले में, तो इसमें फर्स्ट ही आ रहा है, तो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं। बी आंसर इज व्हाट, करेक्ट। नाउ सो यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा ईएमआई। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम देखें से एमसीक्यूज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।